हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दो हमारी सीरीज चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और परेशान भी हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका वीडियो मैंने कई बार ट्राई किया बनाने का, लेकिन अफसोस कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और कल नाइट को मैं सोया भी नहीं था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया था। लाइट का इश्यू था, गाँव में आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नाइट को मैं 3-4 घंटे ही सोया था, तो मेरा जो बॉडी है वो भी थोड़ा ऐसे ही पेन कर रहा है। तो इसलिए आज का मॉर्निंग का वीडियो था वो भी मैंने नहीं डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये है हमारा पार्ट नंबर 30 वीडियो, और ये 28/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो है। अब दोस्तों, ये जो सीरीज़ हम करा रहे हैं ना कंटिन्यू, तो इसमें होता क्या है कि कई सीरीज में मिस हुई हैं। तो उन जो सीरीज मिस हो रही है ना, उनको हम एंड में कर लेंगे, क्योंकि जो मेरे पास PDF है उसमें जो शिफ्ट है उनको तो हम पहले कर लेते हैं। जो मिसिंग है ना दोस्तों, उनको हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड तक 5 किलो की वस्तु पर लगता है और उसका वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो इसका बल का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, बल है ना, उसका हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर होता है ma। अब a बराबर होता है त्वरण और m बराबर होता है मास। त्वरण होता है v - u/t, यानी कि वेग में परिवर्तन दर। दोस्तों इसी को ही बोलते हैं क्या, त्वरण, ठीक है। यानी कि v - u/t होता है। अब देखिए f का मान निकालेंगे तो f क्या हो जाएगा, m, और a का मान रखते हैं v - u/t। तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए m बराबर आ जाएगा 5 किलो दे रखा है, v आपको अंतिम वेग है 7, प्रारंभिक वेग है 4, और टाइम आपको दे रखा कितना, 2 सेकंड। तो इसको हल करेंगे, 7 में 4 गए 3, तो 5 थी 15, 15/2। तो 15/2 को हल करेंगे तो 7.5 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं। देखिए, जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी यहाँ पर हेनरी मोजले ने 1913 में 1913 में, तो उन्होंने ये बोला था कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उन्होंने लिखा था। और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित करेंगे तो निश्चित अंतराल के बाद उनमें दोस्तों क्या होती है, आप पुनरावृत्ति होती हैं। तो यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दोस्तों आपके परमाणु संख्या पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, जो गुणधर्म है वो आपके परमाणु संख्या पर ही निर्भर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होता है। अब देखिए, उभयधर्मी क्या होते हैं दोस्तों, उभयधर्मी ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो आपके अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। मतलब जब ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कई बार तो अम्ल का ये गुण प्रदर्शित करते हैं, कई बार क्षार का। तो आपको ध्यान रखना है, 2 आपके धातु ऑक्साइड है, एक तो एल्युमिनियम का, ठीक है, Al2O3, और एक आपका जिंक का ZnO। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपके होते हैं उभयधर्मी एम्फोटेरिक, ठीक है, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ध्यान मत देना, आज मैंने रिव्यू बिल्कुल भी नहीं किया है। जो ट्रांसलेशन था मैंने वैसा वैसा कर दिया, मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने ट्रांसलेशन को उतना देखा नहीं है। और जो GK की PDF आने वाली थी इंग्लिश वर्जन में, वो भी इसी वजह से नहीं बनी है, क्योंकि मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, परेशान हूँ थोड़ा सा, इसलिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, वो बंध बनाने काम आता है। नाइट्रोजन जो आपको दे रखा है N2, इसमें जब बंध बनता है दोस्तों तो कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर काम आते हैं। अब दोस्तों नाइट्रोजन है वो वर्ग 13 का तत्व होता है, इसके पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो इसका आकार छोटा होता है, इस कारण ये अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर पाता। ये 12वीं का टॉपिक है हालांकि, तो ये अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर पाता, इसलिए नाइट्रोजन है वो केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों, 3 ही संयोजकता प्रदर्शित करता है। जबकि इसी वर्ग के, जैसे मैं आपको बताऊं तो देखिए, नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से आते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है, ट्रिक बताई थी ना आपको। तो नाइट्रोजन आपके +3 के रूप में होता है, जबकि ये आपके 5-5-5 ये संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब सारे के सारे 5 परमाणु जुड़ सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन है वो 3 से जुड़ता है। अब देखिए, नाइट्रोजन में N2 बनाना है तो N2 देखिए इस प्रकार से बनता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से। तो 3 इसके 3 इसके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो यही आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन बनता है N2 में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका राइट आंसर 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समानता होती है। तो मैंने आपको बताया था, समान वर्ग के तत्व होते हैं दोस्तों, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान होती है। जैसे आपका पहला तत्व की बात करें, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये आपको बताया था। तो यहाँ पर इनमें दोस्तों ये विशेषता होती है कि इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी, इसके में, इसके में, यानी कि एक ही वर्ग के जो भी तत्व होते हैं, एक ही ग्रुप के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं दोस्तों, उनमें अंतिम कोष में क्या होता है, समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, दहन। देखिए ऊष्मा छेपी होती है, मैं सबके बारे में बताता हूँ। देखिए ऊष्मा शोषी होती है ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की कमी होती है, ठीक है। आपके ऊष्मा छेपी होती है जो ऊष्मा बाहर निकालती हैं। उदासीन तो अलग चीज़ होती है, अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं तब। और यहाँ पे पूछा है कि रोशनी उत्पन्न करती है, तो रोशनी दोस्तों तभी उत्पन्न होगी दहन अभिक्रिया में, ठीक है। दहन का मतलब होता है किसी को जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। और आपको ध्यान रखना है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है दोस्तों हमेशा एक गैस निकलती है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण आवर्धक में क्या शामिल होता है। अब मैं आपको एक बार साधारण आवर्धक उसका चित्र दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा वैसे इस प्रकार का होता है एक उत्तल लेंस, और यहाँ पर आपने देखा होगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ गूगल पे इसका चित्र लेने की कैसा होता है। तो दोस्तों इसको तो आपने सबने जानते होंगे, इसको बोलते हैं साधारण आवर्धक, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, एक साधारण आवर्धक होता है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ होती है, तो साधारण आवर्धक होता है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस है ना वो आपके छोटी जूमिंग कर सकता है। आपने देखा होगा जो भी आपको दिखाया था उत्तल लेंस वो आपके कम दूरी का होता है, मतलब वो थोड़ी दूर का ही जूम कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मोल पर आधारित। देखिए किसी पदार्थ के एक कणों में 6.022 10 की पावर 23 कण शामिल है, और ये आपके मोल की परिभाषा है, वही आपको दे रखी है। यदि CO2 में 3.022 10 की पावर 23 कण मौजूद हैं, यहाँ पर देखिए 3.011 होगा ना, ये 11 होना चाहिए, 3.011 गुणा 10 की पावर 23 कण मौजूद हैं, तो CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होती है। अब दोस्तों आपको दे रखा है कि 6.022 है, इसका मान आपको दे रखा है 1, और आपसे पूछा कि 3.011 इसका मान पूछा, तो ये बिल्कुल इसका आधा है ना, तो क्या हो जाएगा 0.5। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें तो लॉजिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। वैसे इसके न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, मैंने करा दिए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा पैदा होता है आपके गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर उसका विकास होता है, और वहाँ पर जब प्रसव के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, या वो आपके आपके प्रसव के टाइम, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है यहाँ पर, इसमें आपकी जो यूटेरस होता है ना, इसकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसका जन्म होता है, बेबी का बॉर्न होता है। चलिए अगला देखते हैं, एक जो कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध किसके सीधे समानुपाती होता है। अब देखिए कंडक्टर का मतलब होता है चालक, ठीक है। मैंने आपको प्रतिरोध कराए थे फिजिक्स के, न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, अगर आप उनको नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बताया था जो प्रतिरोध होता है दोस्तों ना, वो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपसे पूछा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य की आनुवांशिकता का पता कहाँ से लगाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिजिक्स में बहुत सारे बायो में बहुत सारे रूल्स ये हैं कि मनुष्य मतलब मानव कहाँ से पैदा हुआ, जीव कहाँ से उत्पन्न हुए। तो उनमें से एक सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि हम सारे के सारे अफ्रीका के मूल निवासी हैं, मतलब हम सारे के सारे अफ्रीका में पैदा हुए थे और बाद में हम अलग अलग हो गए। मतलब हमारा जो मूल निवास है मानव प्रजाति का वो दोस्तों अफ्रीका का है, अफ्रीका का मानते हैं, अफ्रीकी मूल के। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि पल्स किस प्रकार की तरंग होती है। अब दोस्तों पल्स ऐसी तरंग होती है जो कि कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है और फिर नष्ट हो जाती है, मतलब एक क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको बोलते हैं पल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाली आपके पल्स होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड है, हर शिफ्ट में हम देख रहे होंगे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए एक वस्तु है जो 3 सेकंड में 15 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हो गई 16 + 15 कितने होगी 31, और कुल टाइम कितना होगा 2 और 3 5। तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट और क्या आ जाएगा 6.2 आना चाहिए ना, 6.2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख लेना इसको सोल्व करके 6.2 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस धातु को केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सारी धातुएं प्राप्त करते हैं तो अशुद्ध मात्रा में पाई जाती हैं। अब उनको शुद्ध करने की बहुत सारी विधियां हैं, तो मैं आपको केमिस्ट्री में बहुत जल्दी उन विधियों को कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विद्युत अपघटन क्या होता है कि उसके जलीय विलयन में वो जो भी आपको अशुद्ध मात्रा दे रखी है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब दोस्तों होता क्या है कि आपके कुछ धातु ऐसी होती है जिसके सोडियम होती है, ठीक है, आपके एल्युमिनियम होती है, मैग्नीशियम होती है,
दोस्तों ये आपके बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं, ठीक है, पोटेशियम भी इसमें है। ये सारी की सारी आपकी बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं। तो जब इनको पृथक करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो मान लीजिए हम निस्तापन या भर्जन का उपयोग करें, मान लीजिए किसी और तत्व के साथ गर्म करें, कार्बन के साथ गर्म करें, ऑक्सीजन के साथ गर्म करें, तो दोस्तों ये सारे तत्व होते हैं ना दोस्तों, वो आपके मान लीजिए ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बना देते हैं। इसलिए इन तत्वों को दोस्तों हम केवल विद्युत अपघटन से ही निकालते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए किसकी बात कर रहा है, एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इसको दोबारा समझ लिए कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं दोस्तों, उनको जब यहाँ पर शुद्ध करते हैं, ठीक है, शुद्ध करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको और तत्वों के साथ गर्म करना होता है। तो अगर हम एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगर इनको और तत्वों के साथ गर्म करेंगे ना, तो उन्हीं तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अधिक क्रियाशील तत्वों को ना तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ना कार्बन के साथ गर्म करते हैं, उनको विद्युत अपघटन से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, मतलब उनके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है। तो आपके कवक की कोशिका भित्ति होती है वो जटिल शर्करा से बनी हुई होती है। तो आपसे ये पूछा वो उसको क्या कहते हैं, जटिल शर्करा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं काइटिन, ठीक है। बहुत जल्दी हम बायो शुरू करेंगे तब आपको और डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में 10 किलो की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा 1/2 m का मान आपको दे रखा है 10 किलो, और v हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 360/2 यानी कि दोस्तों आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा 180 और जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है कि एक टावर है, उसके शीर्ष से शून्य योग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर शून्य वेग से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ हियरिंग नहीं है, स्पीड ऑफ जीरो, ये आप ध्यान रखना, ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है। एक टावर के मान लीजिए एक टावर है कोई सा भी है ना, यहाँ से हमने कोई पत्थर है वो 0 वेग से फेंका शुरू में, और ये 4 सेकंड के बाद ज़मीन पर आ जाता है। तो दोस्तों आपको पूछा है कि टावर की हाइट कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर गति के लगाएंगे यहाँ पर रूल्स, और यहाँ पर देखिए एस बराबर यानी कि दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एस बराबर ut प्लस 1/2 AT², ठीक है। इससे निकालेंगे। अब देखिए u का मान 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो s बराबर क्या हो जाएगा AT²। तो AT², a का मान 9.8 a, ठीक है, और t बराबर आपको दे रखा है 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9.8 और 4 चौको 16, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लगभग इसका आंसर आ जाएगा 158 के समथिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप देख लेना 158, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या इसकी, अच्छा ऊंचाई आपसे पूछा है, तो इसकी अच्छा ऊंचाई आपसे पूछा है। तो ऊंचाई देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई पूछे, ऊंचाई हम सही ज्ञात कर रहे हैं एस बराबर ut प्लस 1/2 AT²। तो यहाँ पर देखिए भाग और लगेगा, देखिए 1/2 AT² होता है तो 1/2 AT² का भाग भी लगेगा, मतलब 2 का भाग लगाएंगे तो 158 आ रहा था ना, 158 में आप भाग लगाएंगे 2 का, तो ये आप क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा यहाँ पर देखिए 79 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 79.4 के समथिंग, ठीक है। तो इसका देख लेना 79.4 79.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि सभी अम्ल होते हैं दोस्तों, उनमें क्या चीज़ विद्यमान होती है। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4। तो आप खुद बताइए इनमें क्या कॉमन है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोस्तों सब में कॉमन होती है, तो यही आपसे पूछा है कि सभी अम्लों में क्या चीज़ कॉमन होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कि एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, मतलब 16 और 15 के 31, और कुल टाइम हो गया दोस्तों 2 और 2 4, तो 4 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों 7 चौक 28, 7 आ गया, कितना से गया 3, और यहाँ पर फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे 7, ठीक है, तो 7.7 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि धातु की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा। अब देखिए न्यूटन के लिए आपको बोला था, न्यूटन क्या होता है, W बराबर mg, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए इसका मान आपको दे रखा है पृथ्वी पर 60 है इसका मान, तो आपसे पूछा है कि चंद्रमा पर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर ग्रेविटी होती है दोस्तों, पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना होता है 1/6। तो यहाँ पर W का मान भी यहाँ पर पृथ्वी के मान का क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि 60 में भाग लगाएंगे 6 का, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पर 10 न्यूटन इसका राइट आंसर आएगा कि 10 न्यूटन आपकी वस्तु का क्या होगा दोस्तों, भार होगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब है वो 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों शक्ति होती है P बराबर VI, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, ये V का मान दे रखा है, V बराबर 200 वोल्ट है, ठीक है, और I का मान होता है दोस्तों 0.5 आपको दे रखा है। तो हल करेंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा 110, और 110 क्या आ जाएगा, आपसे पूछे शक्ति तो 110 वाट, क्या आ जाएगा 110 वाट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो आप बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो दोस्तों वो आपके पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक आपके ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों एपिथेलियल जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, ठीक है, या बाहरी जो अंग होते हैं दोस्तों उनका निर्माण करते हैं। त्वचा होती है, हमारा मुंह होता है, या हमारी जो आहार नाल है उसका निर्माण आपके एपिथेलियल ऊतक कराते हैं। तो दोस्तों एपिथेलियल ऊतक ही आपके जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका निर्माण भी करते हैं। हम जब ऊतक पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एपिथेलियल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस तत्व के अंतिम कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो मैंने आपको बताया था समान ग्रुप के समान वर्ग के तत्व होते हैं दोस्तों, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो आपको पहचाना देखिए, ऑक्सीजन और एफ। देखिए ऑक्सीजन आपके 16 वर्ग का है जबकि फ्लोरीन 17 का है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। ASBI। अब देखिए आपको बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए वर्ग 15 की ट्रिक बताई थी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए BI बिस्मिथ और आर्सेनिक दोनों एक ही वर्ग के हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सही राइट आंसर होगा। इनमें अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होगी, समान होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, रोड और रोन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। रोड और रोन हमारी आंख में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं ये आपके प्रकाश संवेदी होते हैं, मतलब प्रकाश से आने वाली प्रकाश किरणों को कंट्रोल करते हैं, उसका संवेदना को ग्रहण करते हैं। तो रोड और कोन आपके कहाँ पाए जाते हैं, आंख में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आज का वीडियो बताना है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो मैंने थोड़ा वीडियो ऐसे ही बनाया, तो आप बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।